सो हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अतुल कुमार सिंह और आप सबका एओटी हब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ और इस टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन तो नेफ्रॉन क्या है? फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। तो ये हमारे शरीर में कितना होता है? 1, 2, 10 या फिर 1000? तो जी नहीं, ये गलत है। ये हमारे शरीर में अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन्स हमारे किडनी में प्रेजेंट रहता है और ईच नेफ्रॉन का 2 पार्ट्स होता है, जिसको हम लोग एक पार्ट्स को कहते हैं वेस्कुलर कंपोनेंट्स और दूसरे पार्ट को कहते हैं ट्यूबुलर कंपोनेंट। आइए देखते हैं कि नेफ्रॉन किसको कहते हैं। तो ये है एक प्रॉपर डायग्राम नेफ्रॉन का। ये जो हम लोग दिख रहा है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस। ये जिस कप शेप स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। ये है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। ये जो कर्व पाइप है इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। ये जो यू शेप है इसको हम लोग कहते हैं हेनलेस लूप। यहाँ पे ये जो छोटा सा कर्व लाइक स्ट्रक्चर इसको हम लोग कहते हैं डिस्टल्ट कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल या फिर इसको हम लोग डीसीटी भी कहते हैं। और यहाँ पे जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल है इसका अलग नाम या फिर शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग पीसीटी भी कहते हैं। और ये जो लंबा सा लाइन है इसको हम लोग क्या कहते हैं? कलेक्टिंग डक्ट। तो ये है एक स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। इसे आप बहुत ही इजी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। आइए अब इसके बारे में जानते हैं कुछ और बातें। तो आइए जानते हैं हम लोग प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के बारे में। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स क्या है? तो ये जो होता है ये बोमेन्स कैप्सूल और हेनलेस लूप के बीच में जो ये पार्ट होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है या फिर पीसीटी हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? शॉर्ट फॉर्म में पीसीटी कह सकते हैं। ये क्या करता है? ये ऐसा साइट है जिसमें 65% ऑफ वाटर रीअब्जॉर्प्शन, मतलब सबसे ज़्यादा कितना? 65% ऑफ वाटर रीअब्जॉर्प्शन होता है। रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो ये था पीसीटी के बारे में। आइए जानते हैं हम लोग डीसीटी क्या होता है। आइए देखते हैं डीसीटी क्या होता है। तो डीसीटी जो है, डीसीटी छोटा होने के बाद भी इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड फॉलिंग। हम लोगों ने यहाँ पे हेनलेस लूप के बारे में डिस्कस करना थोड़ा सा भूल गए थे। तो हेनलेस लूप क्या है? अब हेनलेस लूप, व्हाट इज हेनलेस लूप? तो हेनलेस लूप हैज अ डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब। ये यू शेप का होता है, इसे हम लोग हेनलेस लूप कहते हैं। और हेनलेस लूप हमें इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक हेनले जिन्होंने इस लूप का डिस्कवर किया था, इसलिए उनके नाम पे इसका नाम हेनलेस लूप पड़ गया। ये बोथ यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बोथ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लीम्स शो डिफरेंट परमिएबिलिटी। द डिसेंडिंग लीम्स इज परमिएबल टू वाटर, impermeable and to electrolyte, while the ascending limb is permeable to electrolytes but impermeable to water since the electrolytes get reabsorbed at the ascending loop of Henle. It gets diluted as it moves towards the ascending limbs. So let's discuss about collecting duct. It also called as a duct of Bellini. इसको duct of Bellini भी कहते हैं। Collecting duct is a long straight tube where H plus and K plus ions are separated to maintain the electrolyte balance of the blood. This is also the reason where the maximum reabsorption water take place to produce concentrated urine. जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि ये सबसे ज़्यादा क्या करता है? वाटर रीअब्सॉर्ब करता है, क्यों? ताकि हमें क्या करे? कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर सके। आइए हम लोग लास्ट में बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन की। आखिर नेफ्रॉन के फंक्शन क्या है, क्यों जरूरत हमारे बॉडी में इसकी? तो इट कन्वर्ट्स ब्लड इनटू द यूरिन रीअब्सॉर्प्शन, सिक्रेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ न्यूमरस सब्सटेंस। ये क्या करता है? ये ब्लड को कन्वर्ट करता है किसमें? यूरिन में। रीअब्सॉर्प्शन में हेल्प करता है, सिक्रेशन में हेल्प करता है एंड एक्सक्रीशन ऑफ न्यूमरस सब्सटेंसेस, बहुत सारे सब्सटेंसेस एक्सक्रीशन में भी क्या करता है? हेल्प करता है। To remove all waste products including the solid waste and other excess water from the blood. ये क्या करता है? सॉलिड वेस्ट को भी हमारे बॉडी से निकालने में मदद करता है। जो एक्सेस वाटर हमारे ब्लड में जम गया है उसको भी हम क्या करता है? इसको बाहर निकालने में या फिर एक्सक्रीट करने में मदद करता है। As the blood passes through the glomerulus with the high pressure, the small molecules are moved into the glomerulus capsules and travel through a series of tubules. अगर ब्लड पास होते हुए ग्लोमेरुलस में कोई जैसे कि ब्लड हाई प्रेशर से ग्लोमेरुलस में पास होता है तो उसके साथ साथ स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी क्या करते हैं? ग्लोमेरुलस में मूव करते हैं और फिर वो भी क्या करते हैं?
ट्यूब्यूल सीरीज से क्या करते हैं, पास करते थे। द सेल प्रेजेंट इन ईच ट्यूब एब्जॉर्ब्स डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एक्सक्लूडिंग द ग्लूकोज, वाटर एंड अदर बेनिफिशियल मॉलिक्यूल्स। और क्या होता है कि जो सेल्स प्रेजेंट रहते हैं अलग अलग ट्यूब में, वो अलग अलग क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, एक्सक्लूडिंग द ग्लूकोज, वाटर एंड अदर बेनिफिशियल मॉलिक्यूल्स। तो आज ये था आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। सो थैंक यू फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी बजा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो हमारे चैनल्स पे आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।